हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। ये जितने भी प्रश्न हम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य और कंठोष्ठ्य। इस प्रकार के अगर प्रश्न आप हल करते हो तो आपको उसको उच्चारण करते हुए समझना है। अगर उच्चारण के आधार पर भी आप बहुत सारे प्रश्न क्लियर कर सकते हो। देखिए, यहाँ तालव्य दिया गया है। तालव्य का सूत्र होता है ईचीएस और जो है मूर्धन्य का होता है रीट्रस और दंतोष्ठ्य का होता है दंत। ये तैथ ये वाली लाइन जो ये दंतोष्ठ्य के अंतर्गत आती है। दंत जो दांत से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ्य कंठ प्लस ओष्ठ, तो ये ओ औ कंठ प्लस ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ और ओष्ठ दोनों लगते हैं, आप उसको उच्चारण करके भी स्पष्ट कर सकते हैं। हिंदी की स ध्वनि है। अभी हमने पढ़ा था कि ईचीएस तालव्य के साथ बोला जाता है और मूर्धन्य रीट्रस और दंत तलस। तो इसकी जो है ध्वनि होगी वो होगी तालव्य होगी इसकी। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। देखिए, क है तो क कंठे, कैसे क और कैसे कंठे। इससे पैसे पै क्या है? देखिए, हम पै का उच्चारण करते हैं, हमारा ऊपर और नीचे का होश दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और छ ये आदि आएंगे तालव्य के अंतर्गत। और जो तय ध्वनि है वो क्या है? दंते से बोली जाती है। पै ध्वनि है, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य, तालव्य। तो आपको क्या पै फै बै ये क्या है? पै वाली जो लाइन है वो ओष्ठ के अंतर्गत आती है। डैड ध्वनि के बीच में कौन सा कथन शुद्ध है? ये ध्यान रखिए कि पूछा गया क्या प्रश्न में शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया है, तो आप इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें पूछा क्या गया है, अगर आप अंडरलाइन कर लेते हो तो आपके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम शुद्ध पूछा गया, शुद्ध में ध्यान नहीं रहता और गलत आंसर लगा देते हैं। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये नहीं हैं। मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, इनका प्रयोग आरंभ मध्यांत में, इनका प्रयोग आरंभ में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों महाप्राण है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका बी आंसर आएगा। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी जब हम ढह उच्चारण कर रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि जीवा इनको फेंक रही हो, तो इसलिए इसका नाम उच्छिप्त पड़ा है। हिंदी की अगर अवर्ताकार स्वर ध्वनि है। अगर का मतलब होता है आगे और अवर्ताकार मतलब वर्त होता है गोल जो घेरा होता है, और ए लग जाता है तो ये अवर्ताकार नहीं है। तो कौन सी ध्वनि है? तो इसका ऑप्शन नंबर ई आएगा। ई है वो क्या है? अगर जो जीव का अगला भाग है उससे उसका उच्चारण होता है। स्वर के उच्चारण में केवल काकल में अवरोध होता है। मुख्य व्यूवर से हवा निर्बाध गति से बाहर निकलती है। जीव का हिस्सा कुछ ऊपर उठता है। ये अर्सव संवर्त अवर्त अग्र ध्वनि है अर्ध मध्य ध्वनि है, आ दीर्घ पश्च ध्वनि। तो इनको आप याद करें कि कौन सा अग्र है, कौन सा पश्च हो और कौन सा मध्य है। निम्नलिखित में से स्वर संवर्त है। आपको बताना है कि स्वर और संवर्त क्या है। तो स्वर और संवर्त के अंतर्गत ही छोटी ई आ जाएगी। ई स्वर के उच्चारण जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्र भाग है, मध्य है, पश्च, यानी ई है
वो जीभ के कौन से भाग से बोली जाती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हम देखें ई कर रहे हैं तो हमारा जीभ का जो है आगे की नोक वाला भाग है वो उठ रहा है, तो ये अग्र भाग होगा, वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जीभ के विभिन्न भाग उठने के आधार स्वरों के उच्चारण में जीभ का कभी अग्र भाग उठता है, कभी सम यानी मध्य भाग और कभी पश्च भाग उठता है। तो हिंदी में ई जो छोटी ई है, ए आई है, ये अग्र के अंतर्गत आएंगी, और जो है ए मध्य स्वर के और आ उ ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन सा पश्च स्वर है, तो यहाँ पर जो पश्च है तो ये ई क्या है, अग्र है, और आ इसमें पश्च ए, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। पश्च ये आ होगा, आ पश्च में होगा आएगा, और जो ए है ये मध्य के अंतर्गत आएगा, सिर्फ ए है वो मध्य के अंतर्गत आता है, और ई है ये अग्र भाग यानी आगे के भाग से बोले जाते हैं। हिंदी में अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर हैं, तो जो ये व दो ध्वनि है वो अर्ध स्वर के अंतर्गत आती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं वर्ण पै के अंतर्गत आते हैं, ये ओष्ठ स्पर्श कहलाती है, यानी जो मैं पै उफ उप ये ऊ दोनों छोटा ऊ बड़ा ऊ, और जो पै वाली लाइन है वो ओष्ठ के अंतर्गत आती हैं। देखिए उच्चारण उफ, तो हमारा ऊपर और नीचे का होठ दोनों आपस में मिल रहे हैं। अर्ध स्वर के अंतर्गत ये वह आते हैं, और ये रह ले वह क्या होते हैं, अंतस्थ यानी आगे से, इनका उच्चारण आगे से होता है। ये देखिए कैच है व दैफ है ओष्ठ तालु कोमल, तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो क्या है वो कंठ के अंतर्गत आता है, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी कंठ नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। तो इसलिए इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो चयन आयोग है इन इस प्रकार के प्रश्नों को बाहर कर देता है, और उनके नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श और संघर्ष कहलाती हैं। देखिए इसमें स्पर्श यानी स्पर्श का मतलब होता है कि जो भाग होते हैं जहाँ पर उच्चारण जो ध्वनि निकलती है वो आपस में स्पर्श करती हैं, टच करती हैं, इंग्लिश में हम इसको टच बोलते हैं। और संघर्ष मतलब उसमें उष्मा, जैसे उष्मा जो गर्म हवा निकलती है ना, काफ़ी कठिनाई के साथ जो बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श और संघर्षी बोलते हैं। तो ये क्या छ जय जय, ये च वाली जो लाइन है ये स्पर्श संघर्षी बोले जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्पर्श और संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप इन्हें बोलोगे च छ जय जय। देखिए जब हम च छ जैसे बोल रहे हैं तो इसमें गर्म हवा से निकल रही है, संघर्ष सा हो रहा है और आपस में स्पर्श भी हो रहा है। ये देखिए आधुनिक में स्पर्श संघर्ष नाम से पुकारते हैं, इनका उच्चारण करते मुख्य अवस्था इन्हें कुछ इनमें अवरोध होता है। निम्नलिखित ध्वनि में कौन सुम्मिलित है, मतलब कौन सा इसमें सही है, ये आपसे पूछा गया है। ग ए घोष है, ये नहीं है। देखिए ए घोष और श घोष हम आपको मैं समझा देती हूँ। पहला और दूसरा जो वर्ण है वो ए घोष के अंतर्गत बोला जाता है, और तीसरा चौथा पांचवा वो होता है स घोष के अंतर्गत, और जो पहला तीसरा पांचवा होता है अलप्राण और दूसरा चौथा होता है महाप्राण। देखिए जो मैं आपको इसके साथ साथ जो मैं उच्चारण करते हुए बोल रही हूँ तो आप सिर्फ इनको याद न करें, जब मैं जो बोल रही हूँ उनको भी आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिससे आप सुनकर भी स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे याद होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुम्मिलित यानी कौन सा इसमें सही है, तो स वाला है जो वो सही है। उष्म यानी गर्म हवा, ये देखिए स है, ये क्या है उष्म ध्वनियाँ है। स और है ये क्या है उष्म ध्वनियाँ हैं, तो ये उष्म, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। देखिए गैस है घोष
व्यंजन फे महाप्राण ठे ए घोष व्यंजन से व्यंजन अतः विकल्प सी सही है। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि पहला और तीसरा जो है वो अल्पप्राण और दूसरा चौथा पांचवा क्या उसमें महाप्राण होती हैं और पहला दूसरा एगोस के अंतर्गत आता है, तीसरा चौथा पांचवा ये है सैगोस के अंतर्गत आता है। ये अगर आपको इस प्रकार का जो टॉपिक है आपको उसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपको स्पष्ट करवा दूंगी। इसके साथ साथ ही जब मैं आपको ये करवा रही हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है और कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मैं आपको और भी स्पष्ट करवाने की कोशिश करूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सैगोस महाप्राण व्यंजन है? इसमें बताना है कि सैगोस भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो इससे अंडरलाइन करते हुए हमें स्पष्ट हो गया कि इसमें सैगोस भी पूछा गया है और महाप्राण भी पूछा गया है। तो देखेंगे क्या है वो पहला, मैंने अभी आपको बताया कि पहला और तीसरा अल्पप्राण होता है तो क्या इसलिए बाहर होगा क्योंकि ये पहला वर्ण है। फिर है ठे तो ये दूसरा है, तो यहाँ पर जो है ये महाप्राण तो हो गया क्योंकि दूसरा है, लेकिन ये यहाँ पर ये सैगोस ये सैगोस नहीं होगा क्योंकि ठेठ है ये एगोस होता है कि पहला दूसरा वर्ण एगोस, तो इसलिए बाहर हो गया। पे है ये भी एगोस होता है क्योंकि ये शुरुआत का वर्ण है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बी सही होगा। बी ये जय है, ये सैगोस भी है और महाप्राण भी है। निम्नलिखित से कौन सा युग्म एगोस ध्वनि है? अब आपको ये एगोस सैगोस अल्पप्राण महाप्राण की आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप इनको रटोगे तो आप इनको भूल जाओगे, फिर परीक्षा के टाइम फिर आपको वही दिक्कत आएगी। तो इसलिए इनको इस चैप्टर को आप अवश्य तैयार करें, एक बार इनको समझिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको करवाने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ग डे डे पे फे दे दें, तो यहाँ पर आपको एगोस ध्वनि पहचाननी है। देखिए कै ख ग घ, देखिए यहाँ पर ये ग आया है, ये तीसरा वर्ण है जो, और अभी मैंने बताया कि तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है सैगोस होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कट जाता है, बाहर हो जाता है, ये एगोस नहीं है। दूसरा देखिए कै ख ग घ है, ये पांचवा है। पांचवा वर्ण कैसा होता है? ये होता है पहला और दूसरा होता है एगोस, तो ये पांचवा नंबर है तो यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा। और जो पैप है ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। सी ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि जो पै है वो पहला वर्ण है, पै और फै, और फै इसमें दूसरा है, तो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो एगोस के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें कौन व्यंजन अल्पप्राण है? अब हमने सीखा कि पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो इसका नियम है हमें उच्चारण करते हुए देखना। अल्प का मतलब है थोड़ी हवा और महा का मतलब होता है ज़्यादा हवा, प्राण मतलब हवा, तो ज़्यादा। तो ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं, अल्प मतलब थोड़ी हवा निकले, तो इसमें पहले तीसरे और पांचवें में थोड़ी हवा निकल रही है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है जिसमें ल है, जो इसका ये कटा हुआ है यानी आधा है, तो आपको क्या करना है कि देखिए इसमें भी हम काटते हुए चलेंगे। पहला, फिर हमने छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया यानी काट दिया, और तीसरा छोड़ के फिर हमने तीसरा ले लिया, फिर चौथा हमने इसको काट दिया। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जैसे पहला तीसरा पांचवा इसको काटते हुए हम चल रहे हैं एक बीच में से, तो अल्प में भी आधा लय कटा हुआ है, तो आप इसको इससे रिलेटेड करते हुए आप इसको याद करेंगे। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। क्योंकि जो 6 है वो क्या है कि ऑप्शन ये पहला है, तो इसलिए अल्प प्राण में पहला आता है।
हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण आते हैं। अभी हमने बताया कि जो व्यंजन होते हैं ये 5 होते हैं, जैसे क, ख, ग, ड। हर एक में 5-5 वर्ण हैं, 5-5 की चलती है सीरीज। तो उसके अंतर्गत दूसरा और चौथा पूछा गया कि दूसरा और चौथा जो है वो किसके वर्ण में आता है। तो अभी मैंने बताया कि पहला, तीसरा, पांचवा क्या अल्पप्राण होता है, और महाप्राण जो है, महाप्राण इसमें दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अघोष, ध्यान दीजिए, घोष जो है इसके 2 नाम है, इसको घोष व्यंजन भी कहते हैं और इसको सघोष व्यंजन भी कहते हैं। ये कभी आप सोचो कि अघोष ये तीसरा कौन सा है, तीसरा नहीं है। इसमें अघोष और सघोष 2 होते हैं और सघोष के 2 नाम है, इसको घोष व्यंजन भी कहते हैं और सघोष व्यंजन भी कहते हैं। इसको अवश्य आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जो दूसरा और चौथा है महाप्राण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित व्यंजन में कौन महाप्राण है? अब इसमें कौन महाप्राण है? तो यहाँ पर हमने सीखा कि दूसरा और चौथा महाप्राण में आएगा। तो ये सारे पहले तो आपका ठ जो है ये क्या है, महाप्राण में आता है। ये महाप्राण में क्यों आता है? ठ और ठ, यानी कि ठ जो है दूसरा वर्ण है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है। हर वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महाप्राण ध्वनि व्यंजन किससे संबंधित हैं? अभी मैंने आपको पहले मैं ये स्पष्ट कर चुकी हूँ कि दूसरा और चौथा क्या है, दूसरा और चौथा महाप्राण है और पहला और तीसरा जो है वो अल्पप्राण है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अल्पप्राण क्या है? तो ये अल्पप्राण देखिए, इसमें मेरे ख्याल ये क्या है जो है ये अल्पप्राण है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो चैप्टर पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपने कितना सीखा तो ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी प्रकार के प्रश्न और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। मैं कामना करती हूँ कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।